अधिगम शुरू कर रहे हैं ना। लिखो, अधिगम में लिखो। लिखो अभ्यास अभ्यास अनुभव अभ्यास अनुभव अभ्यास अनुभव। चल जाओगे आगे। अभ्यास अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा अभ्यास अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा चेतन मन के परिणाम स्वरूप चेतन मन के परिणाम स्वरूप व्यवहार में हुआ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अभ्यास अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा चेतन मन के परिणाम स्वरूप व्यवहार में हुआ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। फिर लाइन बदल के लिखो। लिखो दवा समझते हैं, दवाई मेडिसिन, दवाओं मादक पदार्थों दुर्घटना आदि के कारण होने वाला व्यवहार में परिवर्तन आदि के कारण होने वाला व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं होता है। व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं होता है। फिर लाइन बदल के लिखो। निश्चित समय पश्चात चिड़िया के बच्चे द्वारा उड़ना सीखना। निश्चित समय पश्चात चिड़िया के बच्चे द्वारा उड़ना सीखना एवं मनुष्य के बच्चे द्वारा चलना सीखना एवं मनुष्य के बच्चे द्वारा चलना सीखना अधिगम न होकर शारीरिक अवस्था परिवर्तन है।
शारीरिक अवस्था परिवर्तन है, अर्थात परिपक्वता है, अर्थात परिपक्वता है। समझ जाएंगे ना आराम से। अच्छा, इस अधिगम को समझने के लिए हमें कुछ परिभाषाएं देखनी पड़ेगी, दो चार परिभाषाएं देखनी पड़ेगी मुख्य मुख्य, है ना। पहली परिभाषा लिखो गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड क्या कहता है ये? लिखो, व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। लिखो गेट्स एवं अन्य, इसके साथ और भी लोग थे, गेट्स एवं अन्य। क्या कहा इसने? लिखो, अनुभव, अभ्यास एवं प्रशिक्षण द्वारा अनुभव, अभ्यास एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अगला लिखो, क्रो एंड क्रो। ज्ञान और क्या है? आदतों एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ज्ञान, आदतों एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्रोनबेक, अगला लिखो क्रोनबेक। अनुभवों से सीखना ही अधिगम है, अनुभवों से सीखना ही अधिगम है। स्किनर, व्यवहार में
व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। वुडवर्थ नवीन सूचना या नवीन ज्ञान को धारण करना ही अधिगम है। नवीन सूचना या नवीन ज्ञान को धारण करना ही अधिगम है। मर्फी, बर्फी नहीं, मर्फी लिखो। व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन ही व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन ही अधिगम है। और वैसे भी मुझे लगता है इन प्रारंभिक बिंदुओं की परिभाषाएं तो आपके पास खूब लिखी होगी, है ना? नहीं लिखी हुई है? नहीं लिखी आपने? मनोविज्ञान की इन खूब सारी परिभाषाएं लिखी थी, फिर भी इतनी बहुत है। बस इसमें से परिभाषा याद रखनी है आपको 4। गिलफोर्ड की रख लेना, गेट्स की, क्रो एंड क्रो की और स्किनर की। और वैसे 4 के बाद बचा ही क्या है, फिर तो याद रही जाएगी। अच्छा बताओ, देखिए पहली परिभाषा किसकी है? गिलफोर्ड क्या कहता है? ठीक है, समझ में आ गई या नहीं समझ में आई? बताओ देखिए क्या है। नहीं, ये तो लिखा हुआ पड़ा है। चेंज कर लेना ना। अच्छा, मैं एक बैच को पढ़ा रहा था। एक इंसिडेंट हुआ कि उस बैच में मैं प्रारंभ से पढ़ाते पढ़ाते लगभग 5-6 घंटे बाद मैं अधिगम पर पहुंच ही जाता हूँ अमूमन। पहुंचा उस दिन, जिस दिन ये अधिगम की क्लास थी ना, उस दिन मैडम जी पहली बार ही आए थे उस क्लास में। मतलब एक लड़की आकर बैठी और वो पढ़ रही है। पहले 2-3-4-5 क्लासें हुई थी, उनमें वो सम्मिलित नहीं थी। तो क्योंकि 2-3-4 क्लासों में हो तो फिर वो समझ जाता है आदमी को क्या करना है, किस जगह बोलना है, किस जगह नहीं बोलना है, किस जगह कुछ कह देगा, ऐसी बातें आप आराम से समझने लग गए हैं कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। वो लास्ट में सी, वहाँ बीच में सी आके बेटे भरा पूरा बेच था। और मैंने लिखवाया कि गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। मैंने कहा समझ गए क्या? सब ने कहा समझ गए, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ नहीं समझे वो अपने आप समझा देगा। उन्होंने कहा सर समझ में नहीं आया। हाँ, मैंने कहा मैं तेरे बाप का नौकर हूं तो बार बार ये समझाता रहूंगा? इस बात के पैसे दिए जाते हैं मुझे? खड़े उठ भाग। मैडम फसीना फसीना। अच्छा ये तो बहुत धीरे का है, मैंने भयंकर रूप से फसीना फसीना। बोले सर मैंने तो यही पूछा था ना कि अब कभी नहीं पूछूंगी। मैंने कहा मैडम ये जो मेरे व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है ना, ये अधिगम है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? ये गिलफोर्ड कह रहा है
किसी एक व्यवहार के कारण दूसरे व्यवहार में परिवर्तन हो जाए ना, वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो ये गिलफोर्ड समझाता है हमें। खुद के व्यवहार के कारण भी हो सकता है, आपने जो एक व्यवहार किया ना उसके कारण आपके पिछले वाले व्यवहार में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, तो वो भी क्या है? अधिगम है। एक किसी भी व्यवहार के कारण दूसरे व्यवहार में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाएगा? अधिगम। ये बात कौन समझाता है हमें? इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहारगत परिवर्तन। व्यवहारगत का मतलब व्यवहार के पीछे आया परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। गैर से अन्य तो कोई विशेष बात कही नहीं रहा है, ये तो क्या कह रहा है? अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा सीख जाना क्या है? अधिगम है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्रो एंड क्रो की बात इंपॉर्टेंट है। ज्ञान या ज्ञान बहुवचन में है, ध्यान रखना है ना। ज्ञान या क्या है? बहुवचन में। आदत भी या क्या है? बहुवचन में। नॉलेज, हैबिट और एटीट्यूड, अभिवर्तियां। यदि कोई बालक, कोई व्यक्ति ज्ञान ग्रहण कर रहा है, कोई नई आदत ग्रहण कर रहा है या कोई नया दृष्टिकोण यानी नया एटीट्यूड ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? अधिगम है। तीन बातें बताइए, 1000 बार परिभाषा पूछ ली गई है इसकी, निम्न में से कौन सा इस क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम नहीं है? ये भी पूछ लिया। ऑप्शन ए में दिया ज्ञान, बी में दिया आदत, सी में दिया अभिवर्तियां और डी में दिया अभिरुचियां। बात समझ आएंगे ना? तो ज्ञान, आदत और अभिवर्तियों का अर्जन कर लेना, अर्जन मतलब प्राप्त कर लेना, ग्रहण कर लेना। और क्रोनबेक क्या कहते हैं? अनुभवों से सीखना। ये तो इतना सही कह दिया कि अनुभवों से सीखता है ना, वो अधिगम है। स्किनर क्या कह रहा है? व्यवहार में यदि लगातार सामंजस्य बनता जा रहा है, इसका मतलब है कि व्यवहार में जो भी नई चीजें आ रही है ना उनको ग्रहण की जा रही है, लगातार उनके मध्य सामंजस्य बन रहा है, तो वो अधिगम है। वुडवर्थ क्या बोलता है? नवीन ज्ञान या नवीन सूचना को धारण करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। मर्फी क्या कह रहा है? व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन। परिमार्जन मतलब उसमें बदलाव, सुधार करना। व्यवहारिक दृष्टिकोण मतलब व्यवहार में, व्यक्ति के व्यवहार में यदि और शुद्धिकरण आ रहा है, इसका मतलब वो नई चीजें सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। तो व्यवहार में व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन करना ही क्या है? अधिगम। ध्यान रह जाएगा। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं से आप लिंक जोड़ के याद रखना कि कौन से ने किसने क्या बताया था। फिर लिखिए अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। लिखना नहीं है ना, देखना है, केवल हेडिंग लगा के छोड़ देना है। देखो, इसका सवाल इस रूप में पूछा जाएगा। आपको बताना है, हाथ खड़ा करना है ना, बताने का मतलब निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है या अधिगम की विशेषताओं के संबंध में असत्य कथन है। 4 कथन दिए हैं जिनमें से 3 कथन सत्य हैं और 1 कथन असत्य है। और अपने मन की मर्जी से बनाया हुआ सवाल नहीं है, डीएसएसबी का सवाल है। अधिगम की विशेषताओं में से हमेशा इसी प्रकार का सवाल पूछा जाएगा कि कौन सी नहीं है, मतलब सीखना क्या है, यह आपको सोचना पड़ेगा।
पेपर वाले ने उलझा दिया ना। बताओ, देखिए ऑप्शन ए, सवाल है कौन सा अधिगम की विशेषताओं के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन ए कोई नहीं, इसका मतलब सत्य मानते हैं। ऑप्शन बी, एक ही तो था जो अपने को आ रहा था। ऑप्शन बी 20 लोग। ऑप्शन सी, वेरी गुड। ऑप्शन डी 5-10 लोग। शेष यहां पर आ गई क्या सब? शेष कहां चले गए? ई वाला है नहीं, ऑप्शन नीचे आ रही है। क्या कुछ समझ में आया? अभी तो क्या समझ में आना है ना। चलिए अधिगम की विशेषताएं लिखते हैं हम लोग। लिखो अधिगम की विशेषताओं में ना, लाइन टू लाइन लिखते जाना है। लिखो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, पहली विशेषता हो जाएगी। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अच्छा, अब इसको और संकीर्ण अर्थ में देखूंगा तो मैं ये कह दूंगा ना, अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अच्छा, इसको और अर्थ में ले जाऊंगा ना मैं आगे, तो मैं कहूंगा अधिगम एक वांछित अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। वांछित मतलब जब हमें जरूरत होती है, अपनी इच्छा से किया गया। वांछित मतलब क्या होता है? जहां हमने जरूरत होती है वहां तक ये चलता है, साथ साथ हमारे अपनी इच्छा से इसको हम रख सकते हैं। लेकिन केवल इच्छा काम नहीं करती है, साथ में अभ्यास और अनुभव यह काम करता है। इसका मतलब अभ्यास के द्वारा होता है। लिखो दूसरी विशेषता, लिखो अधिगम अभ्यास एवं अनुभव, अभ्यास एवं अनुभव से संपादित होता है। अभ्यास एवं अनुभव से संपादित होता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो ये व्यवहार में अपेक्षाकृत वांछित स्थायी परिवर्तन है। वांछित स्थायी परिवर्तन है। अपेक्षाकृत वांछित स्थायी परिवर्तन है। अच्छा, मुझे बताइए अधिगम की जो प्रक्रिया है, बालक के सीखने की प्रक्रिया है, वो स्वाभाविक होती है कि अस्वाभाविक होती है? मतलब सीखने के लिए, बालक सीखने के लिए जो मशीन है, वो मशीन जन्मजात लेकर आता है कि मार्केट में आकर खरीद कर रखवानी पड़ती है? यहाँ जन्मजात लेकर आएगा ना। इसका मतलब सीखने की प्रक्रिया तो बालक के मस्तिष्क में जन्मजात ही होगी, और जन्मजात होगी मतलब स्वाभाविक होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब सीखना एक क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। लिख लो अगली विशेषता, लिखो सीखना स्वाभाविक प्रक्रिया है। सीखना स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाई यदि अस्वाभाविक होती तो मार्केट में मिलते तो पैसे वाले खरीद के ले जाते, अपने थोड़ी मिलती है मशीन, हम कुछ सीख ही नहीं पाते, क्योंकि ये एक कैसी प्रक्रिया है। लेकिन मुझे बताओ, इस मशीन का उपयोग तो हम वातावरण में रहकर ही कर सकते हैं ना। मशीन को चला कब सकते हैं हम? वातावरण में। इसका मतलब मैं कहूंगा ना, अधिगम वातावरण की उपज है। भाई सीखना किसकी उपज है? वातावरण की उपज है। लिख लो अगला, लिखो अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम वातावरण की उपज है। अच्छा, सीखने में समय लगता है कि अचानक ही वो सीखा जा सकता है? समय लगता है ना, ध्यान रखना, अचानक नहीं। क्योंकि आप अभ्यास करोगे ना या अनुभव लोगे तो उसको ग्रहण करने के लिए समय लगेगा।
अगली में लिख लो अधिगम में समय लगता है। अच्छा, सीखते समय अपने को सक्रिय रहना पड़ेगा कि निष्क्रिय रहकर भी सीख सकते हैं? क्या कभी सोते सोते नींद में सीख सकते हैं क्या? निष्क्रिय रहकर कतई नहीं सीख सकते हैं। इसका मतलब सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। कैसा है? लिखो लिखो, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया है। अच्छा, एक बात और बताओ, ये उद्देश्य आधारित होती है, एक उद्देश्य विहीन होता है? कुछ भी हम सीखते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है कि नहीं होता है? बिना उद्देश्य तो नहीं सीखते ना। लिखो, ये उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है। ये उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है। हो गया? अच्छा, मुझे बताओ, सीखना एक यूनिट, फैक्टर, एलिमेंट या प्रोसेस? मैंने 4 चीजें लिखी है। यूनिट मतलब इकाई। क्या सीखना कोई इकाई है क्या? सीखना कोई फैक्टर यानी कारक है क्या? सीखना कोई एलिमेंट यानी तत्व है क्या? सीखना कोई क्या है? प्रोसेस, प्रक्रिया का नाम है। अपने आप में एक प्रोसेस, आगे बताऊंगा मैं। सीखने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती है। लिख लो, अधिगम प्रक्रिया मूलक होता है। प्रक्रिया मूलक मतलब प्रक्रिया का पालन करता है पूरी का। अधिगम प्रक्रिया मूलक होता है। अधिगम प्रक्रिया मूलक होता है। हो गया? अच्छा, मुझे फिर बताइए, अधिगम सकारात्मक होता है कि नकारात्मक होता है? सकारात्मक। अच्छा, शराब पीना सकारात्मक है कि नकारात्मक है? अपने समाज के दृष्टिकोण के अनुसार नकारात्मक है, फिर भी सीखते हैं ना हम लोग, हैं? नहीं सीखते हैं क्या? हाँ, क्यों बदनाम कर रही हो? छोटे छोटे ये काचे काचे छोरे हैं, इनको क्यों बदनाम कर रही हो आप? मुझे बताओ, कौन पीता है ये शराब? कोई नहीं पीता है, नहीं सीखते हैं। और किसने कहा महिलाएं शराब नहीं पीती है? हैं? आप नहीं पीते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है पूरी महिला बिरादरी नहीं पीती है। हाँ, नहीं नहीं, इतने महंगी होती क्या शराब यदि महिलाएं नहीं पीती तो? हाँ बोलो, ये सुपारी नहीं खाते हैं कभी? नहीं, आप भी नहीं खाते ना? अपने क्लास की बातें ही नहीं है, अपने क्लास के बाहर चले जाओ। मैं कहाँ चल रहे थे, कहाँ आ गए हम? मैंने कहा अधिगम। अच्छा, मुझे बताओ, चोरी करना अच्छी बात है क्या? फिर भी कुछ लोग चोरी करने की आदत सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? है कि नहीं है? इसका मतलब सीखते तो है ना। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो अलग बात है कि नकारात्मक अधिगम की दर तीव्र होती है, ये रियल फैक्ट है। नकारात्मक अधिगम की दर कैसी होगी? तीव्र। आज आपको कोई एक नकारात्मक बात सिखाई जाए ना, जो समाज के विरोध में है, तुरंत सीख जाते हैं और याद रहती है अगले 20 साल तक, 25 साल तक, 40 साल बाद में पूछ लो भले। आप इस स्थिति में हो ना, 40 साल बाद में बता दोगे, आप आज से 50 साल बाद में बता दोगे, बोले हमारे गांव में वो उसकी लड़की भाग कर गई थी, बता दोगे ना? अच्छा काम होगा ना? नहीं याद रहेगा, नहीं याद रहता है हमें। जो बुरे काम होते हैं ना, जो बुरी बातें लिखी होती है ना, अच्छा दीवार पर जाओगे ना, दीवार पर देखो, दीवारों पर आपको बहुत सारे स्लोगन लिखे हुए मिलते हैं। पेड़ों को बचाने के लिए, बिजली को बचाने के लिए, मानवता के लिए, बहुत सारे स्लोगन, एक भी याद नहीं होगा। लेकिन जहां कहीं भी लिखा हुआ है ना कि यहां कुत्ता, आज भी आपको याद है। मतलब जो स्लोगन नकारात्मक लिखे होते हैं ना, वो याद होते हैं। इसका मतलब है कि नकारात्मक अधिगम की दर ज्यादा होती है, लेकिन अधिगम होता तो दोनों है ना। लिख लो, लिखो, अधिगम नकारात्मक है और सकारात्मक दोनों प्रकार का होता है।
अधिगम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अच्छा एक बात और बताओ, अधिगम औपचारिक परिस्थिति में होता है कि अनौपचारिक परिस्थिति में होता है? दोनों में हो सकता है। अधिगम के लिए जरूरी नहीं है कि औपचारिक परिस्थितियां ही बने, अनौपचारिक परिस्थितियों में भी आप सीख सकते हैं। लिख लो, अधिगम औपचारिक एवं अनौपचारिक, औपचारिक एवं अनौपचारिक किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। हो गया? नहीं, उस चीज को थोड़ा सा चेंज करिए आप। मान लो सीखने के लिए ये जरूरी है क्या कि आप नहा धो के टेबल कुर्सी पर बैठे किताब लें तभी सीखते हैं? आप सड़क पर चलते हुए भी तो सीख सके थे ना, वो भी तो एक प्रकार से सीखना था कि नहीं था? मतलब परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, आप लेटे लेटे सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सीखने के लिए कोई फिक्स कमरा बना रखा है, फिक्स टेबल बना रखी है, फिक्स टाइम बना रखा है कि इसी जगह जाके सीखोगे। आप किसी भी जगह किसी भी स्थिति में आप अनुभव और अभ्यास करोगे ना तो सीख जाओगे। उद्देश्य में मत जाओ आप। तो औपचारिक का मतलब होता है जहां पर चीजें बंधी हुई हो, और अनौपचारिक का मतलब होता है जहां चीजें खुली हुई हो, ओपन हो। औपचारिक मतलब फॉर्मेलिटीज हो, और अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मेलिटीज हो, जिसमें कोई चीजें बंधी हुई नहीं है। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि अधिगम करने के लिए कोई विशेष परिस्थितियां नहीं होती है, सभी परिस्थितियों में अधिगम हो सकता है। यदि विशेष परिस्थितियों में होता तो हम उसको औपचारिक परिस्थितियां बता दें कि भाई अधिगम हमेशा इस स्कूल में जाओगे, इस कमरे में बैठोगे तभी याद होगा, वरना याद नहीं होगा। इतने बजे से इतने बजे ही आप याद कर सकते हैं, वरना याद नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब औपचारिक परिस्थिति नहीं है, अनौपचारिक स्थितियों में भी अधिगम हो सकता है। फिर मुझे बताइए, अधिगम का मापन किया जा सकता है क्या? अधिगम का मापन किया जा सकता है क्या? अधिगम को देखा जा सकता है क्या? अधिगम को देखा जा सकता है क्या? मैं देखता हूं, देखिए खोल के मैं कहता हूं ये 2.5 किलो सीख गया भाई, ये 3 मीटर सीख गया, ये 5.5 इंच सीख गया। ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा चलिए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये कह सकता हूं कि आपने कितना अधिगम हुआ है, आपको कितना, आपने कितना सीखा है, उस बात को आप प्रत्यक्षतः अवलोकित नहीं कर सकते हैं। अवलोकन यानी देखना, ऑब्जर्वेशन, देखना, निरीक्षण करना, और प्रत्यक्षतः मतलब डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष तरीके से आप देख सकते हैं। अप्रत्यक्ष तरीके से आपको याद हुआ है, उसको मैं कहूंगा कि इसमें लिख के बताओ, उसको लिख के बताओ। यदि आपने लिख के बताया, इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि आपको क्या हो गया है, अधिगम हो गया, मैं मान सकता हूं। लेकिन आप यदि नहीं भी लिखते तो मैं कह सकता हूं कि आपको अधिगम नहीं हुआ है। अधिगम तो हुआ है ना, आपने याद तो कर रखा है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अधिगम एक प्रत्यक्षतः अवलोकित प्रक्रिया नहीं है, अधिगम केवल अनुमानित प्रक्रिया है। अधिगम के बारे में आप क्या कर सकते हैं? केवल अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इसने याद कर लिया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई मैंने पूरा साइकोलॉजी याद कर लिया, यह आपका अनुमान है। लेकिन क्या प्रत्यक्ष से देख सकते हैं क्या कि मैं थोड़ा दिमाग को खोल कर देख लूं, शीशे में देखें, हाँ ये अधिगम हो गया, साइकोलॉजी याद है, पढ़ी है यहाँ? ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब अधिगम एक क्या है? अनुमानित प्रक्रिया है, न कि अवलोकित प्रक्रिया है। अधिगम के बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है, अवलोकन नहीं किया जा सकता है। लिखो, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता है।
अच्छा एक बात बताओ, एक शब्द आता है निष्पादन, क्या शब्द काम में लिया जाता है? क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? अधिगम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लर्निंग यानी तो सीखना, और परफॉर्मेंस यानी निष्पादन करना। आपने कभी सुना होगा ना कि कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें वो जो होता है ना एंकर, वो एंकर कहता है कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही, अब आपको अगली परफॉर्मेंस देंगे मिस्टर या मिसेज जो भी होगे, परफॉर्मेंस नाम लेता है ना। अच्छा, परफॉर्मेंस में इतना फर्क होता है, परफॉर्मेंस उसे कहते हैं जिस कार्य को बालक स्वयं निष्पादित करता है, जिस कार्य को बालक स्वयं करता है, करके बताता है, जिसमें केवल इशारे नहीं करता है, संकेतात्मक नहीं होता है, भावात्मक नहीं होता है, क्रियात्मक होता है। क्या होता है? क्रियात्मक होता है। जैसे मैं उदाहरण से समझाऊंगा आपको, तो एक बालक को मैं ये कहूंगा कि बेटा तुझे एक कविता याद करनी है। बालक को क्या कहा मैंने? कविता याद करनी। मैंने कविता लिख के दे दी, बालक ने कविता याद कर ली, कविता याद कर ली, बालक ने कविता याद कर ली। उसके बाद मैं उस बालक को कहूंगा कि बेटा आप यहां और मुझे कविता सुना। वो बालक यहां आएगा और आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा वो तो खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सुनाने लग जाएगा। ये बालक जब कविता याद कर रहा था तब तो लर्निंग कर रहा था। अब बालक जब उस कविता को सुना रहा है तब उसका क्या कर रहा है? निष्पादन कर रहा है। बात समझ पा रहे हो क्या? क्या मुझे आप ये कह सकते हो क्या कि यदि मान लीजिए मैंने यह बालक को बुलाया, पहले मैंने बालक को कहा कविता याद कर, उसने कविता याद कर ली, फिर मैंने बालक को कहा यहां और कविता सुनाओ, उसने कहा नहीं सुनाऊंगा, उसने कहा नहीं सुनाऊंगा, क्या मैं ये मान सकता हूं क्या उसको अधिगम नहीं हुआ? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उसको अधिगम नहीं हुआ तब नहीं सुना रहे? याद तो कर लिया ना उसने। मैंने आपको कहा, मैंने कहा मैंने आपको प्रमुख जनक लिखा है 15, आप उन्हें याद करिए। आपने याद कर लिया, रट लिया, उन्हें याद कर लिया, अधिगम कर लिया, अभ्यास कर लिया। अब मैं आपको कहता हूं उनको सुनाइए, आपने कहा नहीं सुनाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी आपको याद नहीं है, आपको अधिगम नहीं हुआ है। अधिगम तो हुआ है ना। मुझे बताइए अधिगम और निष्पादन दोनों एक क्रिया है, एक अलग अलग है? भाई अधिगम अलग क्रिया है और निष्पादन करना अलग है। मतलब अधिगम अलग है और निष्पादन अलग है। इसका मतलब अधिगम निष्पादन से क्या होता है? भिन्न होता है, अलग होता है। अधिगम और निष्पादन एक नहीं है। अधिगम यानी लर्निंग है और निष्पादन यानी परफॉर्मेंस है। भाई आप निष्पादन से ये अनुमान कर सकते हैं कि ये सीख गया, अनुमान लगाने की एक प्रक्रिया है निष्पादन। लेकिन यदि वो निष्पादन नहीं भी कर रहा है तो भी ये जरूरी नहीं है कि वो नहीं सीखा है, वो सीख चुका है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं मुझे बोलना नहीं आता है, लिखना ही आता है। वो बोलना नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आता ही नहीं है, उन्होंने सीख तो लिया है। बात समझ रहे हो? कुछ बालक ऐसे होते हैं जो पूरी क्लास में कभी बोले ही नहीं है, कुछ बोल के बताया ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ याद नहीं है, मतलब उन्होंने निष्पादन नहीं किया है, उन्होंने अधिगम तो किया है। उन्होंने याद तो किया है लेकिन निष्पादन नहीं किया है। लिखो अगली विशेषता, लिखो अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है। अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है। नहीं समझ में आया क्या? परफॉर्मेंस नहीं समझ में आई क्या? मान लीजिए मैं डांस क्लास गया ना, और एक दिन गया, 2 दिन गया, 5 दिन गया, अभ्यास किया, लगातार अभ्यास किया, और इतना अभ्यास किया कि 2 महीने में मैंने डांस सीख लिया। फिर एक दिन मैं क्लास में आया आपके पास और मैंने कहा कि देखो मैं पिछले 2 महीने से डांस क्लास जा रहा हूं और मुझे डांस बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप कहोगे कि करके बताओ, मैं कहूंगा ना 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 ना। यदि मैं यह डांस करके बताऊं तो वो होता है निष्पादन। वो क्या होता है? निष्पादन। लेकिन यदि मैं डांस नहीं करके बताऊं तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं डांस नहीं सीखा हूं, अधिगम तो हो चुका है ना मुझे। तो बताओ अधिगम और निष्पादन दोनों अलग अलग चीजें होगी कि नहीं होगी? एक तो नहीं है ना सेम। तो अगला बताइए मुझे, आप मानोगे नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा मुझे। अगला क्या कह रहे हो रे? शुद्ध शब्दों में कहो, अंग्रेजी में मत कहो। आगे वाले बता दो रे।
कोई सवाल है क्या? नाचोगे? एक डांस हो जाए? चलो करो शुरू। अरे यार मैं तो समझा रहा हूं आपको यार, मैं ये थोड़ी डांस क्लास गया हूं यार। हम जो सोचते हैं वो होता थोड़ी है, हैं? नहीं होता है। अरे विशेषता सीखनी है रे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक बच्चे को कहा, मैंने कहा बेटा देख तेरे दोस्त है ना वो बहुत कमीने हैं, तेरे दोस्त है ना वो बहुत कमीने, रोज दारू पीते हैं, लेकिन बेटा तुझे दारू नहीं पीनी है। वो बच्चा इस बात को सीख गया, इस बात को सीख गया कि मुझे दारू नहीं पीनी है। मैं उसको कहता हूं बेटा तेरे दोस्त बहुत कमीने, रोज जुआ खेलते हैं, बेटा जुआ नहीं खेलना है। वो इस बात को सीख गया और जुआ नहीं खेलता है। मैं किसी महिला को कहता हूं कि देखो पति बेचारा होता है, उसे पीटना नहीं है। वो महिला सीख गई और उसने अपने पति को नहीं पीटा। बात समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अच्छा नहीं सीखना, किसी बात को नहीं सीखना, उसको हम लोग बोलते हैं अनाधिगम। क्या बोलते हैं? अनाधिगम। अन प्लस अधिगम। किसी बात को नहीं सीखना, अन अधिगम। मुझे बताओ एक बालक ने यह सीखा कि मुझे जुआ खेलना नहीं सीखना है, लेकिन उसने सीखा तो है ना, उसने उस बात को सीखी तो है, एक नहीं है, अधिगम तो किया है ना, उसका लर्निंग तो किया है ना। भाई लर्निंग ये नहीं किया कि मुझे जुआ सीखना है, उसने लर्निंग ये कर लिया कि मुझे जुआ नहीं सीखना है, तो भी अधिगम तो हुआ है ना। भाई बालक सीखा तो है ना। एक व्यक्ति को मैं कहता हूं कि तुझे बाजार में आवारा तरीके से नहीं घूमना है, तुझे 5 लोग बैठे हो उनके बीच में नहीं बोलना है, मुझे बताओ वो बालक इस बात को सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? सीख रहा है। यदि एक बालक 5 व्यक्तियों के बीच में बैठे हुए बोल रहा है और जैसे ही वो बोला उसको एक थप्पड़ लगाई, फिर वो बोला फिर उसको एक थप्पड़ लगाई, अब वो धीरे धीरे अभ्यास करेगा, अपने आप पे कंट्रोल कर लेगा और वो इस बात को सीख जाएगा कि जब 5 आदमी बोल रहे हो ना तो बीच में नहीं बोला जाता है। सीखा कि नहीं सीखा? इस बात को सीखना अनाधिगम है। क्या है? अनाधिगम। मतलब मुझे किसी कार्य को नहीं करना है, यह अनाधिगम है, लेकिन फिर भी वो सीख तो रहा है ना इस बात को कि मुझे ऐसा नहीं करना है। मतलब अनाधिगम ही क्या है? अधिगम है। लिखो अगली विशेषता, लिखो अनाधिगम ही अधिगम है। अनाधिगम ही अधिगम है। अनाधिगम ही अधिगम है। जैसे चोरी करना नहीं सीखना, जुआ खेलना नहीं सीखना, देखो किसी आदत को बालक को सिखाने से अच्छा है किसी आदत को नहीं सिखाना। वो बहुत बेहतर होता है और वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नकारात्मक अधिगम हमेशा तेज होता है और बालक बहुत जल्दी सीखता है। इसलिए उसे इस बात से रोक के रखना। वो यदि ये बालक ये सीख जाए ना कि मैं जीवन में कभी नशा नहीं करूंगा, इसका मतलब वो अनाधिगम है और वो सीखा तो है ना, तभी तो वह एक नहीं हुआ है। तो अनाधिगम ही क्या है? अधिगम है। और क्या रह गया? क्या? जीवन अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लिखो अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब किसी विशेष एज में नहीं होती है, ये कभी भी सीखा जा सकता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बताओ देखिए क्या सही है?
मैंने लिखा था अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, सही है कि नहीं है? अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, सही है कि नहीं है? अनाधिगम भी अधिगम है, सही है कि नहीं है? अधिगम अवलोकित प्रक्रिया है, नहीं है। अधिगम कैसी है? अनुमानित प्रक्रिया है, प्रत्यक्षता अवलोकन नहीं कर सकते हैं। तो क्या सही हो गया? ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको अधिगम की विशेषताओं से संबंधित सवाल पूछा जाएगा, तो आप इसको हल कर लेना। आगे बढ़िए। और हाँ, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, लिख लो। अधिगम सार्वभौमिक, अधिगम सब जगह सभी प्राणियों में पाया जाता है, केवल अपने यही अधिगम नहीं हो रहा है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और समाज में रह के होता है तो हम कह सकते हैं अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया, अगला लिख लो अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है। अच्छा मुझे बताओ, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है कि नहीं है? मतलब एक चीज मस्तिष्क में सीख रखी है, दूसरी चीज आके उसमें सेट हो रही है, एडजस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? लिख लो अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अच्छा, अधिगम से बुद्धि का विकास होता है कि नहीं होता है? जितनी ज्यादा चीजें सीखेंगे बुद्धि का विकास होगा कि नहीं होगा? लिख लो अधिगम से बुद्धि का विकास होता है। बस इतनी बहुत है। अब आप अपने आप पहचान जाएंगे कि अधिगम क्या होता है, अधिगम क्या नहीं होता है। अब लिखो अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान यानी चरण, स्टेप। अधिगम के सोपान यानी चरण यानी स्टेप। कितने होते हैं? कितने होते हैं? कोई फिक्स नहीं है, याद नहीं करना है। लेकिन जहां कहीं भी चरण या सोपान की बात आ जाए, जहां स्टेप की बात आ जाए, वहां उनका क्रम याद करना होता है। वहां से एक ही सवाल पूछा जाता है और वो पूछा जाता है क्रम वाला। जहां कहीं भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक में आपको मिले ना कि इसके सोपान या चरण कितने हैं, निश्चित रूप से मान लेना कि यहां से सवाल कैसे पूछा जाएगा? क्रम से पूछा जाएगा, और वो क्रम आपको निर्धारित करना होता है। अधिगम के सोपान कितने होते हैं ये तो फिक्स नहीं है। 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन उनका क्रम हमेशा आपको मिलान करने के लिए दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनका सही क्रम क्या है। अधिगम के सोपान का मतलब मैंने बताया ना, अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? अधिगम में जब मस्तिष्क में हम कुछ सीखते हैं ना अभ्यास द्वारा, शुरू से लेकर लास्ट तक जब तक उसको सीखते हैं, जब तक अधिगम किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है, किन किन चरणों से, किन किन सोपानों से गुजरता है, उस पूरी प्रक्रिया में जो जो चरण बीच में आते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, वो कहलाते हैं अधिगम के सोपान या चरण। मतलब एक बालक जो कोई चीज को सीखता है ना, तो वो किन किन चरणों से गुजरता है, वो आपको स्टेप के रूप में ध्यान रखना है। मुझे बताओ, एक बालक के लिए सबसे पहला अधिगम का चरण क्या होगा? बालक कुछ भी सीखता है, सीखना शुरू करता है, उससे पहले रोता है, सुनना। देखो एक सवाल सही आया, एक जवाब सही आया यहां से। बालक तब तक सीखना शुरू नहीं करेगा जब तक कि उसको आवश्यकता नहीं होगी। क्या बिना आवश्यकता के सीखना शुरू कर देगा क्या? क्योंकि सीखने की प्रक्रिया कैसी है? वांछित है। सीखने की प्रक्रिया चेतन मन द्वारा होती है, आपके नियंत्रण में है। तो आप कब सीखना शुरू करेंगे?
जब आपको आवश्यकता होगी। अभी आप सीख रहे हैं ना, क्योंकि आवश्यकता है। इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि आपने फीस दी है, इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि मनोविज्ञान आपको अच्छा लगता है, इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि जोधपुर आए हुए हैं इसलिए सीख लें, इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि यार जीवन में एक बार मनोविज्ञान सीखना जरूरी है, इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आपको आवश्यकता है। नौकरी लग गई ना, उसके बाद पोस्टिंग हो गई इधर, तो इधर से इधर गुजरोगे, आपको याद आया कि यार यहाँ गीता भवन है, आपने मैसेज किया या फिर मिलने आ गए आप, मैं पढ़ा ही रहा था, आपके आगे वाले बच्चे बहुत सारे आते रहेंगे, मैंने आपको कहा, मैंने कहा आ जाओ, मैंने आजकल मनोविज्ञान और अच्छी पढ़ाना शुरू कर दिया, थोड़ी देर बैठ जाओ, पढ़ लो, घंटे 2 घंटे पढ़ लो। क्या पढ़ लोगे? क्या मैं कहूँगा आपको चाय नाश्ता भी करवाऊंगा, मैं कचौरी भी खिलाऊंगा, पढ़ लो। पढ़ लेंगे क्या? अरे मैं कहूँगा कोई नहीं यार 2 घंटे बाद चले जाना, किराया मैं दे दूंगा, पढ़ लो। नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, अधिगम कब शुरू होता है? जब आवश्यकता हो। और जब आवश्यकता होती है तो निश्चित सी बात है कि व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अभिप्रेरित होता है। क्या होता है? अभिप्रेरित होती है, अभिप्रेरित होता है। इसका मतलब पहला चरण या तो आवश्यकता है या क्या है? अभिप्रेरणा। मोटिवेट हुए ना आप, मोटिवेट क्यों हुए? क्योंकि आवश्यकता है। सबसे पहले आवश्यकता, उसके बाद में अभिप्रेरणा। बात समझ पा रहे हैं ना? आवश्यकता हुई है तो आप मोटिवेट हुए हैं। देखिए मान लीजिए आप ये हैं, ठीक है, या ठीक नहीं है क्या? अरे ठीक है, मतलब जैसे है वैसे ठीक है, या आप हैं, आप मोटिवेट हैं। देखो मोटिवेट, मैं मोटिवेशन पढ़ाऊंगा आगे 5-7 घंटे, तब आपको मोटिवेशन के बारे में पूरा बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिए। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा व्यक्ति में पाया जाने वाला एक ऐसा आंतरिक बल होता है, एक आंतरिक शक्ति होती है, तो जो उस बालक को, उस व्यक्ति को उत्तेजित करती है, वो उसको कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। एक अजीब प्रकार की शक्ति होती है, एक अजीब प्रकार का पावर होता है जो उसे बैठने नहीं देती है। बोले बस अब मुझे, अब बस पढ़ना है, बस मुझे पढ़कर अब मुझे नौकरी लगना है। वो बालक शांतिपूर्वक नहीं बैठ सकता है जब तक कि वो मोटिवेट रहेगा। आपको नौकरी की आवश्यकता हुई तो आप क्या हुए? मोटिवेट। और जब मोटिवेट हुए तो सबसे पहले आपको मोटिवेट होने के बाद आपको तय करना पड़ेगा आपका लक्ष्य। क्या तय करना पड़ेगा? लक्ष्य, टारगेट। क्या तय करोगे आप? भाई मोटिवेट तो हो गए, मोटिवेट, आप में उत्तेजना आ गई कि बस बस मुझे करना है, लेकिन अब क्या करना है ये ध्यान में नहीं। पहले तो यही तय करोगे ना मुझे करना क्या है, कार्य क्या करना है, किस बात की आवश्यकता हुई है मुझे, क्यों आवश्यकता हुई है। अच्छा मान लीजिए आपका लक्ष्य ये है, आपका लक्ष्य नहीं, ये नहीं, इतना नजदीक थोड़ी है, यहां नहीं, यहां है। इतना नजदीक होता तो कोई भी ले लेता। आपका क्या है? वो लक्ष्य है। और लक्ष्य क्या है? ये रहा, ये है। जय हो रीट देवी की, ये लो, ये आपका क्या है? लक्ष्य। आप आवश्यकता किसकी हुई? नौकरी की। आवश्यकता हुई तो आप क्या हुए? मोटिवेट। मतलब दूसरा आपका चरण क्या हो गया? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा हुई तो तीसरे चरण के रूप में आपने लक्ष्य निर्धारित किया, गोल निर्धारित किया है। आपने क्या निर्धारित किया है? गोल निर्धारित किया है। अब आप इस गोल की ओर बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? अब जो अभिप्रेरित है तो आप क्रिया तो करोगे, और क्रिया किसको प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ोगे, मुझे बताओ रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएगी कि नहीं आएगी? बहुत सारे बैरियर आएंगे कि नहीं आएंगे? बहुत सारे ऊंचे ऊंचे ब्रेकर आएंगे। जब आपको जीवन में लगेगा कि यार वापस लौट जाना चाहिए, उन ब्रेकर को देखकर आपको लगेगा कि यार वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन यदि आप तत्पर है, यदि क्या है? तत्पर है, तो आप उन बाधाओं को पार करने का प्रयास करेंगे। और तत्पर नहीं है, किसी के द्वारा भाषण देके मोटिवेट किए गए, आवश्यकता महसूस करवाई गई कि देख नौकरी कर ले, नौकरी बहुत अच्छी है, आपको लगा यार कर लेनी चाहिए। फिर किसी ने कहा कि यार नौकरी में 1 लाख रुपए महीने का मिलता है, आपको लगता है यार बहुत अच्छा मिल रहा है, यार कर लेना चाहिए यार, चलो आज से नौकरी लगेंगे, पढ़ेंगे। फिर जैसे आप पढ़ने के लिए गए, और पढ़ने के लिए गए, आपने सिलेबस देखा, बोले 10 सब्जेक्ट आते हैं, बैरियर था ऊंचा, बोले 10 सब्जेक्ट, और रहे यार कितना टाइम लगेगा पढ़ने में? बोले कोई नहीं, 2-1 साल लगेंगे पढ़ने। और
2 साल अपने वापस लौट आए। और यदि आप तत्पर है तो कितने भी बाधाएं आ जाए, उन बाधाओं को क्या करेंगे आप? पार करेंगे। तो बाधाएं आई है कि नहीं आई है? और बाधाएं आई है तो आप क्या है? तत्पर है, तत्परता दिखाएंगे। देखो, आवश्यकता हुई, पड़ोस में कोई नौकरी लगी, पड़ोस में कोई किसी के ज्वाइनिंग लेटर आया, ज्वाइनिंग लेटर आया तो आपको भी लगा कि यार कितना सम्मान मिला है। देखो डीजे बज रहा है और गांव वाले सब ये कह रहे हैं कि ओ ये तो हमें पहले ही पता था, वो तो लगने वाला ही है, छोरा इतनी मेहनत करता था। अपने को लगा कि यार नहीं, यहाँ से हार्ट हुआ, बोले नहीं नौकरी करनी है, क्योंकि घर वालों ने कुछ कह दिया होगा। बोले कब से बीएड डीएलएड करके बैठा है कुछ तो कर ले, या पूरी उम्र हमारे भरोसे ही रहेगा। तो आपको लगा नहीं यार, आवश्यकता हुई, आवश्यकता हुई तो आप मोटिवेट हुए, वैकेंसी आई, विज्ञप्ति आई, मोटिवेट हुए। मोटिवेट हुए तो आपने क्या तय किया? लक्ष्य। यह लक्ष्य तय किया आपने, लक्ष्य या उद्देश्य हो सकता है। लक्ष्य तय किया आपने, टारगेट तय किया, और टारगेट यह तय किया कि मुझे रीट पार करनी है, और रीट पार करने के लिए मुझे जोधपुर जाना है और मुझे उत्कर्ष जाना है, और वहां 10 महीने कोचिंग करनी है और 10 महीने सेल्फ स्टडी करनी है। कम से कम 20 महीने पढ़ूंगा मैं और तब जाके मुझे पूरी मिलेगी, लेकिन 20 नहीं, चाहे 25 महीने भी लग गए ना तो भी मैं जब तक वापस नहीं आऊंगा, जब तक नौकरी नहीं लग जाऊं, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूं। जैसे ही आपने लक्ष्य तय किया, अच्छा लड़कों के लिए तो बहुत आसान हो जाता है, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसा लक्ष्य तय करना, और वो भी विवाहित लड़कियों के लिए, विवाहित लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। विवाहित लड़की को अच्छी तरीके से पता है कि मैं यदि सास को कहूंगी कि मुझे कोचिंग करने जोधपुर जाना है तो निश्चित रूप से वो उछलेगी और फिर वापस गिरेगी, फिर वापस उछलेगी और फिर वापस गिरेगी, लेकिन भेजेगी तो नहीं। आपको अच्छी तरह से पता है, आपने कहा कि मुझे कोचिंग करने जोधपुर जाना है, और सास ने कहा कोचिंग करने जोधपुर जाना है, काम तो होता नहीं है, टाइम पे उठती नहीं है, कोचिंग कर लेगी, रात को 8 बजे तो पढ़ जाती है और सुबह 9 बजे उठती है, और ये कोचिंग कर लेगी, पढ़ लेगी, और 1000 बातें सुनाएगी आपको, कैंसिल, नेगलेक्ट। अब कुछ बहुएं तो ऐसी होगी जो भयंकर रूप से तनका मारेगी, क्योंकि बैरियर आया ना, बैरियर से वापस लौट जाएगी। वो कहेगी ठीक है नहीं जाऊंगी, बोलो नहीं जाऊंगी, नहीं करूंगी, ठीक है बकवास नहीं करनी ज्यादा, नहीं करूंगी, क्योंकि वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं है, तत्पर नहीं है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर होगी वो उस बाधाओं को पार करने का प्रयास करेगी, और बाधाओं को पार करने के लिए उसे वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा। किसका निर्माण? माहौल बनाना पड़ेगा, वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा। अब वो वातावरण का निर्माण कैसे करेगी? सुबह 3 बजे उठने लग जाएगी। कितने बजे? 3 बजे उठ के सास जब तक 4 बजे जगेगी तब तक घर का पूरा काम कंप्लीट। फिर जैसे ही सास जगी और वो बेड टी, और उसे पहले पानी, फिर चाय, फिर सास चाय की चुस्कियां ले रही होगी और वो पांवों के पास बैठकर धीरे धीरे पांव दबा रही होगी, बहुत मीठी मीठी बातें कर रही होगी, खाने का, नाश्ते का, काम का बहुत ध्यान रख रही होगी। वो सास जब भी काम करने जाएगी ना वो कहेगी ना ना मैं कर लूंगी माँ जी, मैं काम पूरा कर लूंगी, आप परेशान मत होइए, आपकी ये उम्र नहीं है काम करने की। वो उस बहू को पता है कि अपने मोहल्ले में सबसे अच्छी चुगली करने वाली महिला कौन सी है, उसको पता है। वो उसके पास जाएगी और जाके क्या कहेगी कि मैं तो धन्य हो गई कि मुझे ऐसी सास मिली। मेरे जैसी सास दुनिया में यदि किसी को मिल जाए ना तो उसको तो स्वर्ग जीते जी मिल जाएगा, स्वर्ग में जाने की जरूरत ही नहीं है। इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं कोई भी काम कहती हूँ उससे पहले ही मेरा वो काम पूरा हो जाता है, कभी मना ही नहीं करती है। निश्चित पता है उसे कि ये वापस जाके कहेगी, उसके वो बात खटेगी नहीं। वो तुरंत जाके उस सास को कहेगी तेरी बहू तो ऐसे कह रही थी कि तू तो बहुत अच्छी है,
वो सास फूल खेन यूं हो जाएगी। ये माहौल बनाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? वातावरण का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? वातावरण का निर्माण। अच्छा, मैं इस वातावरण के निर्माण को अधिगम स्थिति बनाना भी कह सकता हूं। अधिगम स्थिति का निर्माण कह सकता हूं। बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पढ़ने के लिए स्थितियां बनाई जा रही है कि नहीं बनाई जा रही है? सिचुएशन बनाई जा रही है। अब वो 2 दिन 5 दिन 7 दिन लगातार यदि ऐसे करेगी, अब सास को पता है कुछ भी हो जाए, लेकिन सास को भयंकर रूप से उसने माहौल में घेर लिया है। अब वो एक दिन धीरे से कहेगी, मैं ये कह रही थी कि सिर्फ 3 महीने जोधपुर जाके आ जाऊं, सिर्फ 3 महीने। वो मेरे भाभी जी गए थे, सिर्फ 2 महीने गए, नौकरी लग गई। वो अपने पड़ोस वाली गई है ना, वो सिर्फ 3 महीने गई थी, नौकरी लग गई। और उनकी तनख्वाह कितनी आती है? 1 लाख आती है। माँ जी मैं ये कह रही थी कि बात तो 3 ही महीने की है ना, ताकि आपके पूरे जीवन का संकट कट जाए। और मैं जैसे ही नौकरी लगूंगी ATM तो आपको ही दूंगी, फिर तो कोई संकट ही नहीं है। अब वो सास संकट में पड़ जाएगी। अब वो मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी सेवा कर रही है बहू, माहौल बना रही है, तो डायरेक्ट मना तो कैसे कर पाएगी? डायरेक्ट मना नहीं कर पाएगी, तो फिर वो कहेगी कि मैं आपके बापूजी से पूछूंगी, ससुर जी से पूछूंगी। बहू को पता है कि बेचारा ससुर जी मना थोड़ी करता है, वो तो कभी मना नहीं करता है। बोले ठीक है मैं पूछूंगी। अब वो पूछने के लिए जाती है, बोले ए जी, ओ जी सुनो जी। वो बहू कह रही है कि मैं 3 महीने जोधपुर पढ़ के आ जाऊं। वो क्यों नहीं पढ़ के आएगी जोधपुर क्यों? जयपुर जा आराम से, दिल्ली पढ़ गया, बोले 3 महीने क्यों, 6 महीने पढ़ गया। वो कहेगी ज्यादा पड़पड़ा पंचायती करने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप संभाल लूंगी। कहां भेजना है और कितना भेजना है वो मैं संभाल लूंगी, क्योंकि पावर तो उधर भी नहीं है। अब आप सोच के देखिए, परमिशन मिल गई है तो वो सास उसको कहेगी ठीक है तो 3 महीने जा, लेकिन ध्यान रखना वो उधर वाली वो एक लड़की गई थी, अरे सजेशन तो दिया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा, ऐसा नहीं करना है। अपने खानदान का नाम मिट्टी में नहीं डुबोना है और ढंग से पढ़ के आना है। और ध्यान रखना 3 महीने ज्यादा नहीं, 3 ही महीने। वो बहू आ जाएगी, जोधपुर आएगी, जोधपुर आके पीजी ढूंढेगी, कमरा ढूंढेगी, कोचिंग ज्वाइन करेगी, नोट्स इकट्ठे करेगी और उसके बाद कोचिंग करने लग जाएगी। धनाधन तरीके से पढ़ रही है, कोचिंग में भी पढ़ रही है, घर पे भी पढ़ रही है, पीजी में भी पढ़ रही है। मुझे बताओ वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया कर रही है कि नहीं कर रही है? जो उसने माहौल बनाया था उस माहौल के साथ क्या कर रही है? अंतःक्रिया। मैं ये कह सकता हूं कि वातावरण के साथ अंतःक्रिया। अच्छा, इस वातावरण के साथ अंतःक्रिया को मैं दूसरी भाषा में लिख सकता हूं ना। अब वो विभिन्न अनुक्रियाएं कर रही है। क्या कर रही है? विभिन्न अनुक्रियाएं, बहुत सारी क्रियाएं कर रही है कि नहीं कर रही है? बहुत सारे कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है वातावरण में रहकर? और जब बहुत सारे कार्य किए जाएंगे तो बहुत सारे कार्य करने के बाद उसके द्वारा उन सभी कार्यों का, उन सभी अनुभवों का संगठन कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? किस दिन? एग्जाम के दिन। किस दिन? एग्जाम के दिन। उन सभी क्रियाएं जो अब तक उसने किए ना, उनका क्या कर लिया जाएगा? संगठन। मतलब अनुभवों का क्या कर लिया जाएगा? अनुभवों का संगठन कर लिया जाएगा। और अनुभवों का संगठन करके वो अनुभव के संगठन किस में काम आएगा? पेपर में। पेपर में काम आएगा, मतलब पेपर पास हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। इसका मतलब है कि वो सीखी है कि नहीं सीखी है? वो जब सीखा ना तभी तो पेपर पास हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? व्यवहार में परिवर्तन मतलब अधिगम हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो गया? अधिगम। बात समझ पा रहे हैं क्या? मुझे बताओ, सीखने का पहला स्टेप क्या है? आवश्यकता। दूसरा, तीसरा लक्ष्य। 3 नंबर पे लक्ष्य है। फिर उसके बाद बाधाएं, फिर उसके बाद या इसी को कहते हैं, फिर या इसी को कहेंगे, फिर क्या होगा? और फिर व्यवहार, मतलब अधिगम। व्यवहार में परिवर्तन मतलब
अधिगम। बताओ कई सारी स्टेप से गुजरी है तब जाके अधिगम हुआ है कि नहीं हुआ है? अधिगम केवल एक छोटा सा तत्व है या इकाई थोड़ी है। अधिगम तो मैंने कहा था ना प्रोसेस है। और मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक की गई पूरी प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? आवश्यकता या अभिप्रेरणा है। बात समझ पा रहे हैं क्या? अब देखिए इसका जो सवाल पूछा गया उसके इस सवाल में सामान्यतः 4 स्टेप पूछे जाते हैं। इसमें से 4 कौन से पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो आवश्यकता नहीं लिखा जाता है। क्या होता है? अभिप्रेरणा। कौन सा चरण है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के बाद में लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? इसके बाद में देखो ये जितने भी ये चरण है ना यहां तक, इन सब को इसने एक नाम दिया है समायोजन। बताओ ये सब एडजस्टमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सारा एडजस्टमेंट चल रहा है। और यहां पर क्या हुआ है? व्यवहार में परिवर्तन। ये व्यवहार में परिवर्तन की जगह आपको अधिगम भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसकी जगह आपको अधिगम ये पूछा गया। इन चारों चरणों को उल्टा सीधा लिख दिया उसने हमेशा उल्टा सीधा ही लिख के देता है। और फिर कहता है कि एक ऑप्शन में तो ये लिख दिए, दूसरे ऑप्शन में अभिप्रेरणा के बाद में समायोजन लिख दिया, फिर व्यवहार में परिवर्तन, फिर लक्ष्य लिख दिया, तीसरे वाले में लक्ष्य पहले लिख दिया। इस तरह से उल्टा सीधा करके आपको घुमा के देगा। अपने को लगेगा यार टारगेट तो हमेशा बाद में होता है, लक्ष्य तो हमेशा बाद में मिलता है, या फिर लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित किया जाता है। हम यहां पर आगे कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान रखना है अधिगम में पहले मोटिवेशन आता है, पहले आवश्यकता होती है, और आवश्यकता होने पर व्यक्ति क्या करता है? लक्ष्य निर्धारित करता है। और फिर वो बहुत सारा बीच में क्या करता जाता है? एडजस्ट। समायोजन का मतलब है जो भी चीजें सीख रहा है ना वो चीजें अपने व्यवहार में डालता जा रहा है, और व्यवहार में डालता जा रहा है तब उसका व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। बात समझ में आ जाएगा? लिखो अधिगम के स्टेप या सोपान लिखे ना, चरण लिखो। नंबर 1 लिखो आवश्यकता। आवश्यकता। अच्छा ओब्लिक लगा के लिख लो अभिप्रेरणा। आवश्यकता के ओब्लिक लगा के क्या लिख लोगे? अभिप्रेरणा। हो गया? नंबर 2 लिखो। क्या होगा? लक्ष्य, टारगेट, या फिर ओब्लिक लगा के लिख लो उद्देश्य। नंबर 3 लिखो बाधाएं। बाधाएं। नंबर 4 लिखो तत्परता। तत्परता। नंबर 4 लिख दिया तत्परता। नंबर 5 लिखो वातावरण का निर्माण। वातावरण का निर्माण। अच्छा वातावरण का निर्माण को ही ओब्लिक लगा के लिख लो अधिगम स्थिति बनाना। अधिगम स्थिति बनाना। अधिगम स्थिति बनाना। और अगला लिखो वातावरण के साथ अंतःक्रिया। वातावरण के साथ अंतःक्रिया, या इसे क्या कहते हैं? विभिन्न अनुक्रियाएं। ओब्लिक लगा के लिख लो विभिन्न अनुक्रियाएं। विभिन्न अनुक्रियाएं। और फिर लिखो अनुभवों का संगठन। अनुभवों का संगठन। फिर अगला लिखो अधिगम ओब्लिक व्यवहार में परिवर्तन।
व्यवहार में परिवर्तन। सर ये मेंस के लिए है क्या या प्री के लिए है? ये मेंस के लिए है क्या या प्री के लिए है? सर ये मेंस के लिए है क्या? सर ये मेंस के लिए है क्या? सर ये मेंस के लिए, ये सिलेबस में है क्या? ये सिलेबस में है क्या? आप सुनाते जाओ मुझे, ये सिलेबस में है क्या? ये सिलेबस में है क्या? ये साइंस के सिलेबस में है क्या? हाँ। समझ गए ना आप? ये तो मैंने आधे बताए हैं, फिर भी ये तो मैंने आधे बताए हैं इनके कमेंट, आधे तो मैंने छुपा लिए हैं। हाँ क्या है बताओ, क्या जवाब दिया जाए? तो फिर सिलेबस में क्या है? अधिगम को अंग्रेजी में लिखना, लर्निंग। आपका एक टॉपिक लिख रखा है अधिगम, जिसकी संकल्पना, अर्थ, इसका मतलब अब केवल अधिगम शब्द बता दूं मैं आपको, अधिगम, ये लो अधिगम क्या है फिर सिलेबस में? अच्छा मुझे बताइए, आप कहीं जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं और कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका नाम राकेश है और इनका नाम क्या था, मैं भूल ही गया हूं, शायद डूंगर सिंह था, क्या नाम था, कुछ था, दुर्गा राम रहा था। तो कहते हैं कि आज भाई राकेश आ रहा है, तो कभी ऐसा होता है कि राकेश आ रहा है लेकिन आज है ना अपने सिर को वहीं रख के आ रहा है वो, या आज अपने पाँव को तो वो घर पे ही छोड़ के आ रहा है, अपने हाथों को तो घर पे ही छोड़ के आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? साथ ही रखेगा ना, अधिगम के साथ ही है ये चीजें, यही अधिगम। फिर अधिगम में और क्या पढ़ना है? अधिगम के सिद्धांत तो अलग टॉपिक दे रखा है, अधिगम के सिद्धांत अलग दे रखा है, अधिगम की कठिनाइयां अलग दे रखा है, मतलब अधिगम के तीन टॉपिक दे रखे हैं। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना वो मेंस के अनुसार पढ़ा रहा हूं। किसके अनुसार? मेंस के अनुसार। और यही चीजें प्री में है, यही चीजें कहां है? प्री में। आप आराम से सिलेबस उठा के देखिए उसमें, और सिलेबस नहीं समझ में आता है तो फिर सिलेबस को तो रख दीजिए और पढ़िए, और फिर क्या करना है? पढ़ना है। सिलेबस समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो फिर क्या करना है? पढ़ना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इसके तो 5 सवाल आएंगे, तो भाई तू बता दे मुझे 5 सवाल कौन से आएंगे, मैं बता के आ जाऊं, क्यों माथाफोड़ी करे? 5 आएंगे, कौन से आएंगे वो पता थोड़ी है किसी को। 10 आएंगे क्या? 10 सवाल आएंगे, ये लो। अरे जरूरी नहीं है, सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कल को मेंस और प्री एक ही कर दे, 30 सवाल दे दे तो? अभी 10 के भरोसे पढ़ ले, सवाल कितने दे दे? अभी तो 10 के भरोसे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी 10 सवाल में भी टॉपिक दे दिए ना उसने, दिक्कत ये कर दी। उसमें इतना लिखता नहीं शिक्षा मनोविज्ञान, केवल इतना लिख के छोड़ता। तो हम कुछ करते भी उसमें बीच बीच में से कुछ काटते, आपको फिर कहते कि नहीं देखो ये सिलेबस में भी नहीं है। अब करे क्या, उसमें लिख के दे दिया अधिगम का संकल्पना, मतलब अधिगम का कॉन्सेप्ट समझो पूरा, अधिगम के प्रकार कितने हैं, चरण कितने हैं, अधिगम के क्षेत्र कितने हैं, अधिगम की विशेषताएं क्या है, अधिगम का अर्थ क्या है, ये सारी चीजें समझनी होगी। इसलिए निश्चिंत हो गया, आप पढ़ते रहिए, आलतू पालतू के बिल्कुल ही कमेंट मत कीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूं, ठीक है? ऑनलाइन वालों को कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, ऑनलाइन वालों को। जो मैं पढ़ाऊंगा वो सिलेबस के अनुसार पढ़ाऊंगा, और जो सिलेबस में नहीं होगा वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। परेशान हो गए, मैंने देखे नहीं कमेंट, और लिख लिख के कब क्या जवाब दे देता मैं। लिख लिए यहां तक, दूसरे रूप में और लिख लो इनको, ऐसे ही लिख लो, अभिप्रेरणा, लक्ष्य, समायोजन और व्यवहार में परिवर्तन। सुबह तो क्लास नहीं लगती है ना आपकी?
कल है, किसकी है? सुबह आई है क्या? कितने बजे से? 7 से 12:30। थोड़ी आई है, यही है क्या? अच्छा कॉम्प्लेक्स चलेंगे कल तो, है ना? हाँ ठीक है। फिर क्या शाम को नहीं है? फिर तो आपकी अभी एक टाइम ही आ रही है, तो आप वो तो तरीका, वो जो पहले बहाने बनाते थे ना, वहां बैठे बैठे बोले पूरे दिन पढ़ रहे हैं, वापस याद नहीं कर पाए, का टाइम नहीं मिल रहा है, वो तो नहीं कर सकते ना। ये चीजें याद कर लोगे ना वापस। टेस्ट लूंगा मैं फिर इनका। टेस्ट लेने का मतलब तो जानते ही हैं, पूछूंगा बंदोरी साथ में, फ्री पॉकेट में निकलेगी। टेस्ट लेने का मतलब पूछूंगा। चलिए आगे बढ़े। कहां तक पढ़ लिया? अधिगम के सोपान, अधिगम की विशेषताएं लिख ली, अधिगम की परिभाषाएं भी लिख ली है ना हमने। और अब लिखे अधिगम के क्षेत्र। अधिगम के क्षेत्र, अधिगम के क्षेत्र कितने होते हैं? कितने होते हैं अधिगम के डोमेन? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। लिखो, आगे डैश लगा के लिख लो 3। अच्छा बताओ, कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। लिखो। गुणात्मक नहीं है। लिख लो नंबर 1 ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक क्षेत्र। नंबर 2 भावात्मक क्षेत्र। नंबर 3 क्रियात्मक क्षेत्र। क्रियात्मक क्षेत्र हो गया। अच्छा अब ये कैसे नहीं है ना, ये समझ में आएगा जब हम अधिगम के प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार के बिना क्षेत्र समझ में नहीं आएगा। तो अगली हेडिंग लगा लो, अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार, और उसमें इन तीनों क्षेत्रों की विस्तृत चर्चा हो जाएगी। लिखो, डैश लगा के लिखो, सामान्यतः अधिगम 2 प्रकार का होता है। सामान्यतः अधिगम 2 प्रकार का होता है। सामान्यतः अधिगम 2 प्रकार का होता है। लिखना नहीं है, देखना है केवल। कभी नाम सुना है कैसा? जीन पियाजे में संवेदी पेशीय, वो तो एक ही जगह है दोनों, वो तो एक ही स्टेज का नाम है संवेदी पेशीय। मैं यहां अलग अलग बता रहा हूं। देखो अधिगम के प्रकार डेविड आसुवेल ने बताए 4, रॉबर्ट गेने ने बताए 8। कितने बताए? 8। लेकिन वो पढ़ने से पहले सामान्यतः अधिगम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। उसको समझना जरूरी है, नहीं तो वो समझ में नहीं आएंगे।
एक होता है संवेदी अधिगम और दूसरा कौन सा होता है? अच्छा, संवेदी अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी लर्निंग और पेशी अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं मोटर लर्निंग। मोटर मतलब होता है गामक, गतिक। क्या गामक गतिक का मतलब क्या होता है? मांसपेशियों द्वारा की गई क्रिया को बोलते हैं गामक या गति करना। मांसपेशियों द्वारा की गई क्रिया को हम बोलते हैं मोटर। अच्छा, सेंसरी इंद्रियों द्वारा की गई क्रिया, सेंसरी। अच्छा, कभी आपने सेंसर का नाम सुना है क्या? सेंसर मोबाइल में होता है सेंसर, जैसे ही कान के लगाते हैं लाइट ऑफ हो जाती है, जैसे ही उतारते हैं वापस लाइट ऑन। कभी आपने ऐसा देखा होगा ना कि एक किसी दरवाजे के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करते हैं, उस दरवाजे के पास जाते हैं, दरवाजा खुल जाता है क्योंकि उसमें सेंसर लगे होते हैं। अच्छा, कभी देखा होगा ना कि नल के नीचे हाथ करते हैं पानी आ जाता है, मतलब क्या लगा होता है? सेंसर लगा होता है। ये लगभग वही सेंसर है, काम जो यहां कर रहा है ना वही सेंसर है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि सेंसरी लर्निंग और मोटर लर्निंग दोनों अलग अलग है। अच्छा, सेंसरी लर्निंग पर जाऊं मैं तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा अधिगम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क को होता है। किसके माध्यम से? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क को होता है। पेशीय अधिगम ऐसा अधिगम जो कर्मेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क को होता है। देखो, अभी तो आपने कहा था ना कि सेंसरी का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना, इंद्रियों द्वारा सीखना, और मोटर का मतलब होता है मांसपेशियों द्वारा सीखना। और मोटर या मांसपेशियों को हम लोग, शरीर के अंगों को हम लोग बोलते हैं कर्मेंद्री, कार्य करने वाली इंद्रियां। और ये ज्ञानेंद्रियां मतलब नहीं, फिर आगे बढ़ो। इस प्रकार का अधिगम होता है ना, वो मस्तिष्क से शरीर की ओर चलता है। और इस प्रकार का जो अधिगम होता है ना, वो शरीर से मस्तिष्क की ओर चलता है। अच्छा, नहीं समझ में आए तो ध्यान रखना, इस प्रकार का अधिगम होता है ना, वो समझकर सीखने पर आधारित होता है, समझकर सीखने पर आधारित होता है। और इस प्रकार का अधिगम होता है ना, वो करके सीखने पर आधारित होता है। ये समझकर सीखने पर आधारित है, ये करके सीखने पर आधारित है। फिर भी नहीं समझ में आया ना? अच्छा बताओ, ये क्या है? ये वातावरण है। क्या है? वातावरण। ये क्या है? वातावरण। ये है वातावरण। अच्छा, ये क्या है? छोटा गोला है, ये मस्तिष्क है। ये क्या है? मस्तिष्क। वातावरण में बहुत सारा ज्ञान होता है कि नहीं होता है? वातावरण में ज्ञान होता है ना, सूचनाएं होती है कि नहीं होती है? वातावरण से ज्ञान इस मस्तिष्क में आने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है? 5। ये कितनी है? 5। वातावरण से ज्ञान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसके माध्यम से? मैं कह सकता हूं कि वातावरण से सूचनाएं मस्तिष्क में किसके माध्यम से पहुंचती है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पहुंचती है। अच्छा, ज्ञानेंद्रियों ने मस्तिष्क में कोई भी सूचना दी है, उससे संबंधित पहले से सूचना मस्तिष्क में होती है कि नहीं होती है? भाई, उससे मिलती जुलती, थोड़ी बहुत मिलती जुलती कोई ना कोई सूचना तो होती है कि नहीं होती है? पूर्व ज्ञान होगा कि नहीं होगा? मुझे बताइए, अब आपने क्या दे दिया? मस्तिष्क को नया ज्ञान दिया है कि नहीं दिया है? बताओ, नए ज्ञान और पूर्व ज्ञान दोनों के मध्य एडजस्टमेंट करने के लिए क्रिया होगी कि नहीं होगी? उस क्रिया को, उस लड़ाई को हम लोग कहेंगे संक्रिया। क्या कहेंगे? और मुझे बताओ, संक्रिया होगी तो एक नया ज्ञान उपस्थित होकर आएगा कि नहीं आएगा? उसको हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञान। बालक के मस्तिष्क में नए ज्ञान का निर्माण किया है हमने, लेकिन सूचनाएं कहां से लिए? वातावरण से। किसके माध्यम से लिए?
कर्मेंद्रियों के माध्यम से नहीं लिए हमने, किसके माध्यम से लिए? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सूचनाएं लिए, और वो सूचनाएं लेके मस्तिष्क में पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के मध्य लड़ाई करवाइए, क्रिया करवाइए, संक्रिया करवाइए, और उस संक्रिया के परिणाम स्वरूप एक नया ज्ञान उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा, अरे क्या हो गया रे, ये संरचनावादी है ना, पांचों के पांचों हाँ, ये बहुत बदमाशी कर रहे हैं। वो अच्छी बात है कि वो पीछे बैठे इसलिए आगे वालों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना, बाकी मजे ले रहे हैं वो आराम से बैठे बैठे, क्योंकि उन्हें ये नॉलेज तो स्पष्ट है। वैसे देखो बैक बेंचर्स जो होते हैं ना, वो बहुत सृजनात्मक बालक होते हैं, और सृजनात्मकता का अर्थ मैं समझाऊंगा जब आपको विभिन्न प्रकार के बालक बताऊंगा, तब बताऊंगा सृजनात्मकता वास्तव में क्या होती है। अच्छा, तुम लोग जो भी करो ना, उसको केवल ज्ञानेंद्रियों तक सीमित रखो, कर्मेंद्रियों पर मत करो, ताकि मैं डिस्टर्ब नहीं हूं। तुम लोग केवल हाव भाव संकेत इशारों के माध्यम से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे हाथ मत फैलाओ ना, ऐसे फैलाओगे तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। ये कर्मेंद्रियां बीच में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखो फिर कर्मेंद्रियां बात कर गई, केवल ज्ञानेंद्रियां ना। कहां चल रहा था? ज्ञानेंद्रियों पे चला गया ना। नहीं, मुझे भी याद आ रहे हैं ना वो दिन। खैर मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे तो लग रहा है यार मैं क्यों कह रहा हूं उनको, क्योंकि वो कम से कम शांत तो बैठे हैं। खैर चलिए, मेरा काम तो सिखाना है, मैं अभी सिखा जाऊंगा आपको, ये ना। अच्छा, मैंने आपको कहा कि ये पीछे वाले पांचों के पांचों खड़े होंगे और बाहर चले जाएंगे। ये जाना नहीं है, उदाहरण दे रहा हूं। वैसे बोले मजे आ गए, वैसे भी हर 15 मिनट में एक बार जाना होता है। अच्छा, मैंने कहा पीछे वाले पांचों खड़े होंगे और बाहर चले जाएंगे। मुझे बताओ, ये ज्ञान वातावरण में एक नहीं है? उन पीछे वाले पांचों ने और आप सब ने वो ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क में ग्रहण किया है कि नहीं किया है? इस सूचना को ज्ञानेंद्रिय कौन सी काम में आई है? आपका कान काम में आया कि नहीं है? इसके माध्यम से आपने उसको कहां भेज दिया? मस्तिष्क। अच्छा, इससे संबंधित पीछे वाले पांचों खड़े होंगे, बाहर चले जाएंगे, इन बातों से संबंधित पहले से आपके मस्तिष्क में ज्ञान था कि नहीं था? पूर्व ज्ञान था कि नहीं था? अब नया ज्ञान आया कि नहीं है? दोनों के मध्य एडजस्टमेंट होगा कि नहीं होगा? उस एडजस्टमेंट से एक नया ज्ञान आएगा कि नहीं आएगा? संक्रिया से एक नया ज्ञान मस्तिष्क में उत्पन्न होगा ना। आपके मस्तिष्क में तो होगा कि यार पीछे वाले तो हम नहीं है, पीछे वालों के मस्तिष्क में होगा कि यार हम ही है और हमें खड़े होना है और बाहर जाना है। मुझे बताओ, उनके संज्ञान ने उनकी कर्मेंद्रियों को आदेश दिया होगा कि नहीं दिया होगा? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तो बाहर नहीं जा सकते ना। ये थोड़ी है कि अकेले कान को उठाकर बाहर ले जाएंगे। कर्मेंद्रियों ने, कर्मेंद्रियां कौन सी? पांव। इन पांवों को आदेश दिया होगा, और इन पांवों ने, कर्मेंद्रियों ने क्या किया होगा? व्यवहार किया होगा। क्या किया होगा? व्यवहार। और व्यवहार किया होगा तो बाहर गए होंगे। यदि ये व्यवहार लगातार चलता रहे तो मुझे बताओ, एक दिन वो सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाएंगे? जैसे ही मैं कहूंगा तुरंत कि पांचों खड़े और बाहर चले जाओ, वो तुरंत खड़े होंगे और बाहर चले जाएंगे। कर्मेंद्रियों ने व्यवहार किया, मतलब उन्होंने सीख लिया कि नहीं सीख लिया? अच्छा, मैं आपको कहूंगा कि मान लीजिए कोई सा भी उदाहरण ले लें, किसी भी प्रकार का। मैं आपको कहूंगा कि बताओ 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आपने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद यदि मैं लगातार ये सवाल पूछता जा रहा हूं तो पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के मध्य आप संक्रिया करते हैं, संज्ञान करते हैं, और संज्ञान उत्पन्न होने के बाद आप मुझे बताते हैं, आपने अपनी जीभ को आदेश दिया, बोले मुंह को आदेश दिया, बोले बोल के बता। वो कर्मेंद्रियों ने व्यवहार किया, और यदि लगातार व्यवहार करते जाते हैं तो एक न एक दिन आप इस बात को सीख जाते हैं। फिर आपको ज्यादा कोई सोचने वोचने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। कहा 2 और 2 कितने होते हैं? मतलब 4 होते हैं। आपने सीधा सा बता दिया। अच्छा, मैं कहूं कि क्रियात्मक अनुसंधान का जनक स्टीफन एम कोरे है। क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कौन है? स्टीफन एम
कोरे हैं। तो आपके दिमाग में मैंने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से एक सूचना भेजी है। पूर्व ज्ञान था कि यार शिक्षा मनोविज्ञान का जनक तो देखा था, ये क्रियात्मक अनुसंधान का कहां से आ गया, हो सकता है उसकी तरह कोई जनक हो। फिर आपने पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के मध्य संक्रिया की और संक्रिया करके आपने उसका अभ्यास किया, चाहे लिखा हो, आपने अपने कर्मेंद्रिय को हाथ को आदेश दिया, बोले इसको लिख ले, उसको लिख लिया, बार बार उसको 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार लिखा। बताओ वो आप सीख गए कि नहीं सीख गए? लेकिन सीखे किस तरीके से? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। मुझे बताओ जो आपको अधिगम हुआ है वो अधिगम ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क को हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ आपका मस्तिष्क से शरीर की ओर अधिगम चला है कि नहीं चला है? पहले मस्तिष्क ने आपके शरीर को आदेश दिया है कि नहीं दिया है? तब जाके हाथ सीखा है कि नहीं सीखा कि भाई इस तरह से सीखा जाता है, इस तरह से काम किया जाता है? बताओ ये समझकर सीखने पर आधारित है कि नहीं है? किस पर आधारित है? समझकर सीखने पर आधारित है। इसके ठीक उल्टा, इस अधिगम के ठीक उल्टा यदि कर्मेंद्रियों के द्वारा मस्तिष्क को आदेश दिया जाए, किसके द्वारा? कर्मेंद्रियों के द्वारा, और वो शरीर से किसकी ओर चले? मतलब करके सीखा जाए, मतलब करके सीखा जाए, तो वो क्या होता है? वो पेशी अधिगम होता है, मोटर लर्निंग होता है। अच्छा ऐसे नहीं समझे तो मैं बताऊं, मान लीजिए पीछे वाले 5 ने आवाज की और वो जैसे ही आवाज की और पीछे से वो क्लास असिस्टेंट आया, उसने एक लट ले रखा था इतना सा, लट ले रखा था, जैसे ही वो बोले और भैं एक, और उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ठीक है वो चला गया। फिर थोड़ी देर में आवाज की, फिर वो आया, फिर उसने एक, फिर आवाज की, फिर आया। ये क्रिया लगातार 5-7 बार 10 बार चलती रही। 10-15 बार यदि ये क्रिया चली तो वो सीख जाएगा कि आवाज करने से पहले क्या आना है? लट आना है। कर्मेंद्रियों ने आवाज करने के बाद लट आना है, कर्मेंद्रियों ने सिखाया ना उसको। कर्मेंद्रियों मतलब कर्मेंद्रिया उसके शरीर ने सिखाया कि नहीं सिखाया उसके मस्तिष्क को कि आवाज करते हैं तो क्या होता है? लट पड़ता है। और यदि मैं उसे कहता कि देख अब की बार आवाज की ना तो लट पड़ जाएगा, अब की बार आवाज की तो लट पड़ जाएगा, यदि वो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, उस ज्ञानेंद्रियों ने ग्रहण कर लिया और यदि वो इस बात को सीख चुका है, वो आवाज नहीं कर रहा है, तो अधिगम कैसा होता? संवेदी होता। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं सीख रहा है तो किसके द्वारा? पेशी अधिगम के द्वारा। किसके द्वारा सीख रहा है? जैसे मान लो एक उदाहरण से समझाओ, आजकल शादी विवाह होता है, उसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की अलग अलग किस्म की नई नई घोड़ियां आ रही हैं, वो अलग अलग डांस कर रही है और कहते हैं कि यार मेरी शादी में आजकल ये एक बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है। ऊंट और घोड़ी जो आते हैं ना, वो आते हैं, हाथी वगैरह, वो डांस करते हैं विवाह में। घोड़ी को डांस करते हुए देखा है क्या विवाह में? डीजे पर डांस करती है कि नहीं करती है? मारो तेजल सुपर डुपर सुपर डुपर सुपर डुपर ऐसे करती रहती है वो। अरे डांस करती है, देखा तो है ना आपने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसको डांस जब सिखाया जाता है तो मैं उसके पास जाता हूं और मैं उसके पास जाकर कहता हूं कि देख घोड़ी, तुझे ये बात माननी पड़ेगी, तुझे इस गाने पर डांस करना पड़ेगा, मेरी इज्जत का सवाल है, तो दूल्हे को बिठा के डांस करना। और तू देगा ना, जैसे ही वो बोले ना कि तेजल तो तू ऐसे कर लेना, जैसे ही वो बोले ना सुपर तो ऐसे कर लेना, फिर वो बोले ना डुपर फिर ऐसे कर लेना। मान गई ना? वो कहेगी हाँ ठीक है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। क्या सीख जाएगी? क्या नहीं सीख। उसको सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेशी अधिगम काम में लेना पड़ेगा। संवेदी से नहीं सीखेगी वो, पेशी अधिगम। पेशी अधिगम काम कैसे लेंगे? यदि आपने उसको तैयार करते हुए देखा उस ट्रेनर से, तो जैसे मान लीजिए ये ट्रेनिंग हॉल है, इसमें वो एक ट्रेनर उसे तैयार कर रहा होता है, तो ट्रेनर के हाथ में, एक हाथ में तो उसकी लगाम होती है, एक हाथ में एक छड़ी होती है, एक हाथ में एक छड़ी होती है, और वो एक ट्यून जिस पर उसे कुछ सिखाना है, उस एक ही एक ट्यून को बार बार बजाया जाता है। और जैसे ही वो बोलता है ना तेजल, वो उस घोड़ी के यहां पर मारता है, पांव पर। अब मुझे बताओ, यहां पर मारेगा तो बेचारी उठाएगी कि नहीं उठाएगी? एक बार, फिर वो वापस बोलता है तेजल, फिर मारता है, फिर बोलता है, फिर मारता है। वो 1000 बार यदि उस पर मारेगा तो जैसे ही वो तेजल बोलेगा वो समझ जाएगी वो लट आने ही वाला है, वो छड़ी आने ही वाली है। वो सीख जाएगी कि नहीं सीख जाएगी? यदि उस क्रिया को 1000 बार वो दोहराया जाए तो जिस ट्यून पर जो पांव उसे उठाना हो
उस पांव पर यदि आप मारते जाओगे, ट्यून बजाते जाओगे, तो एक ना एक दिन वो घोड़ी सीख जाएगी इस बात को। मतलब कर्मेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से किसको अधिगम हो जाएगा? मस्तिष्क को हो जाएगा कि यदि ये ट्यून बजती है ना तो इधर से लट पड़ता है, ये ट्यून बजती है ना तो इधर से छड़ी पड़ती है। अब मुझे बताओ, जब भी यदि आपने घोड़ी को डांस करते हुए देखा होगा तो देखना उसके एक हाथ में तो लगाम होती है, और एक हाथ में यदि छड़ी भी नहीं होती है ना तो भी वो इन हाथों को घुमाता रहता है, ताकि उस घोड़ी को ये लगता रहे कि वो छड़ी आने ही वाली है, और वो बेचारी पहले ही अपने पांव उठाने शुरू कर देती है। वो तो डरती हुई उठाती है, वो डांस थोड़ी कर रही है। इस प्रकार का अधिगम कैसा अधिगम होता है? पेशी अधिगम। अधिगम दो प्रकार का वाग नहीं हुआ, एक इस प्रकार का संवेदी अधिगम और एक इस प्रकार का पेशी। अच्छा, आपने देखा है ना, यदि हम बालक को समझकर सिखाते हैं, बालक को कैसे सिखाते हैं? समझकर सिखाते हैं। यदि मैं बालक को यह कहूं कि देखो आवाज की ना आपने, तो मैं 2 थप्पड़ लगाऊंगा। यदि बालक समझ गया, बालक सीख गया, सीखा तो है ना अधिगम। बालक कभी भी आवाज नहीं करेगा ना। यदि मान लीजिए मैं सिखाता नहीं हूं, मैं समझाता नहीं हूं, और जैसे ही कोई बालक आवाज करता है मैं उसके जाके 1 मार दूंगा, फिर आवाज करेगा मैं फिर जाके 1 मार दूंगा। अच्छा, 5, 7, 10 बार में वो बालक सीख जाएगा ना कि यार ये बोलने पे पड़ती है। इसका मतलब उसकी कर्मेंद्रियां उसके मस्तिष्क को सिखा देगी कि अब बोलना नहीं है। सीखा तो है ना, दोनों ही स्थितियों में सीखा है। एक स्थिति में ज्ञानेंद्रियों ने सिखाया, तो एक स्थिति में किसने सिखाया है? कर्मेंद्रियों ने सिखाया। एक स्थिति में समझ के सीखा है, तो दूसरी स्थिति में करके सीखा है। बात समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, आपने कई बार देखा होगा ना कि कई बार बालक को समझाने के बावजूद भी नहीं सीखता है, तो फिर उसे कैसे सिखाना पड़ता है? करके सिखाना। आपने सुना है ना कि लाता का भूत बाताओं को न माने, सुना है ना? इसका मतलब है कि बाता मतलब संवेदी अधिगम से नहीं होगा। ये कैसे सीखेंगे? पेशी अधिगम से। कई बार किसी कार्य को, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको समझकर सीखा भी नहीं जा सकता है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको समझकर सीखा भी नहीं जा सकता है। उदाहरण देके बताओ, देखिए मुझे उदाहरण देके बताओ। गाड़ी चलाना, डांस करना, तैरना सीख सकते हैं क्या? खेलना। मैं कहूं कि देख वो ना, वो तालाब दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ 10 फीट गहरा है, तू 5 फीट का है, वो सिर्फ 10 फीट गहरा है, इतना लंबा चौड़ा है, और तुझे क्या करना है? तुझे उसके अंदर कूदना है, और कूदने के बाद आराम से पांवों को चलाना है और फिर हाथों को चलाना है। और ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी दूर में, थोड़ी दूर जाए और फिर बाहर आके आराम से सांस ले लेना, फिर वापस अंदर चले जाना। वो कहेगा हाँ बिल्कुल सीख गया यार, तू PhD किया हुआ यार, तू तो समझदार है, तू समझाएगा तो मैं सीखूंगा ही ना। और फिर वो कूदेगा। क्या अधिगम हुआ? क्या उसे सीखा है क्या? इसका मतलब है कि कुछ अधिगम ऐसे होते हैं, कुछ चीजें, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनको केवल करके सीखना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेशी अधिगम। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनको समझ के सीखा जा सकता है। समझ के सीखा जा सकता है ना। आप उसे कहोगे तैयार हो जा, तैयार हो जाना, और जैसे ही बॉल थोड़ी सी ऑफ साइड में आए और बाउंस आए और तू हुक कर देना, सिखा दिया आपने। जैसे ही ऑफ साइड में बाउंस आई, वो सोचने लग गया और वो खोपड़ी को हुक कर गई। बात समझ पा रहे हैं ना? मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है जिनको आप संवेदी अधिगम द्वारा नहीं सीख सकते हैं। किसके द्वारा सीखा जा सकता है? पेशी अधिगम। अच्छा मुझे बताओ, मैं फिर आगे बढ़ूं तो मुझे बताओ, ये जो संवेदी अधिगम होता है ना, इस अधिगम को और क्या कह सकते हैं हम? मुझे बताओ, इस अधिगम को हम ज्ञानात्मक अधिगम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ज्ञान द्वारा हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा, इस अधिगम को हम लोग क्रियात्मक अधिगम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अच्छा मुझे बताओ, ज्ञानात्मक को जो अधिगम हुआ है वो संक्रिया के कारण हुआ है कि नहीं हुआ है? संक्रिया के कारण हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे बताओ, इस अधिगम को हम लोग संक्रियात्मक अधिगम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? देखो, क्रिया करना पेशी कर्मेंद्रियों का काम है और संक्रिया करना ज्ञानेंद्रियों का काम है। ध्यान रह जाएगा ना। संक्रियात्मक अधिगम कह सकते हैं। मुझे बताओ, इस अधिगम को मैं संज्ञानात्मक अधिगम कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? क्या क्या नाम दे सकता हूं? संज्ञानात्मक अधिगम कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? अच्छा मुझे बताइए, इस प्रकार के अधिगम को शाब्दिक अधिगम बोल सकते हैं ना? शाब्दिक मतलब शब्दों के माध्यम से बोलकर सिखाया जा सकता है कि नहीं सिखाया जा सकता है? समझकर सीखना मतलब शब्दों के माध्यम से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा, मैं इसको क्या कह सकता हूं? गुड फेथ में शाब्दिक अधिगम कह सकता हूं। अच्छा मुझे बताइए, क्या
इस प्रकार का अधिगम दिखाई देता है क्या? मैं आपको कुछ कह रहा हूं, क्या वो बात दिखाई दे रही है क्या? कौन सा अधिगम कहते हैं? मूर्त या अमूर्त? अमूर्त। कैसा होता है? अमूर्त। अच्छा मुझे बताइए, इस प्रकार का अधिगम पशुओं को हो सकता है क्या? पशुओं को हो सकता है क्या? पशु के पास, घोड़े के पास जाके घोड़े को तालाब के पास लेके, लेकिन पानी नहीं पिला सकते, और उसको घोड़े के तालाब के पास ले जाकर कहते हैं देख घोड़ा पानी पी ले, मैं कह रहा हूं तुझे, वरना पानी कहीं नहीं मिलेगा, 20 साल तक ही पानी है, पानी तो खत्म हो जाएगा, तू पी ले, पीना है जितना, और मैं कह रहा हूं मेरी इज्जत नहीं रखेगा यार, तू पी ले। क्या पशुओं को ऐसा अधिगम हो सकता है कि समझ के? नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यह कैसा अधिगम है? मानव अधिगम है। किस प्रकार का अधिगम है बताओ? ये इसके उपनाम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब जहां कहीं भी आपके सामने लिखा हो कि ज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है, संक्रियात्मक अधिगम क्या होता है, संज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है, शाब्दिक अधिगम, अमूर्त अधिगम या मानव अधिगम क्या होता है, तो आप तुरंत समझ जाना ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क को होता है, और मस्तिष्क से शरीर को चलता है, और समझ के सीखने पर आधारित होता है। जैसे 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 उदाहरण दो मुझे, उदाहरण दो। क्या करना? ये लो, ये मैंने लिख दिया, पढ़ना। अच्छा मुझे बताओ, भाषण देना होता है कि नहीं होता है? अच्छा मुझे बताओ, चिंतन करना, मुझे बताओ, तर्क, आलोचना करना, अच्छा शतरंज खेलना होगा कि नहीं होगा? शतरंज खेलेंगे तो पहले ज्ञानेंद्रियों से वो ज्ञान ग्रहण करेंगे कि अगले ने कहां चली है, और उसके बाद में ज्ञानेंद्रियां मस्तिष्क को कहेगी, और मस्तिष्क को ज्ञान होगा तो मस्तिष्क फिर कर्मेंद्रियों को, हाथ को कहेगा कि इसको उठा के यहां चल। बताओ पहले कौन सीखा है? मस्तिष्क। अधिगम कहां हुआ है? मस्तिष्क में। जैसे पढ़ना, भाषण देना, चिंतन करना, तर्क करना, आलोचना करना, ये सारे काम किसके हैं? योजना बनाना, रणनीति बनाना, ये सारे काम किसके हैं? संवेदी अधिगम के। किसके हैं? संवेदी अधिगम के। अच्छा वापस इस पर आऊं मैं, बताओ इसको क्रियात्मक कह सकते हैं ना? मांसपेशियां कोई भी गति करती है उसको बोलते हैं हम गामक, उसको हम लोग बोलते हैं गतिक। इसे गामक या गतिक अधिगम भी कह सकता हूं ना? अच्छा इसको मैं यदि गुड फेथ में कहूं तो अशाब्दिक अधिगम कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? अशाब्दिक मतलब जो शब्दों के माध्यम से नहीं हो रहा है, क्रिया करके हो रहा है, तो मुझे बताओ इसको मैं अशाब्दिक अधिगम कह सकता हूं ना? अशाब्दिक अधिगम। मूर्त होता है क्या? मूर्त होता है। अधिगम होते हुए दिखाई दे रहा है ना, छड़ियां पड़ रही है ना ठीक ढंग से। किस प्रकार का अधिगम होता है? मूर्त अधिगम होता है। अच्छा मुझे बताइए, इस प्रकार का अधिगम क्रियात्मक मैंने लिख ही दिया है, ज्ञानात्मक लिख दिया है उधर, और ये हो गया क्रियात्मक। और बताओ, और बताओ देखें। अच्छा सामान्यतः पशुओं के लिए इस प्रकार का अधिगम काम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? भाई मानव को भी इस द्वारा सिखाया जा सकता है, क्योंकि लाता का भूत बाताओं कौन माने, उन लातों के भूतों को हम इसके द्वारा सिखाते हैं, लेकिन फिर भी ये वास्तव में पशुओं के लिए काम आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब मैं इसे पशु अधिगम कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? अच्छा व्यवहार क्रिया करना मतलब व्यवहार, क्रिया करना मतलब व्यवहार करना। क्या करना? व्यवहार करना, एक्शन करना मतलब व्यवहार करना। मुझे बताइए, इस अधिगम को मैं व्यवहारवादी अधिगम कहता हूं। क्या कहता हूं? व्यवहारवादी अधिगम। देखो आपके सिलेबस में दोनों प्रकार के सिद्धांत हैं, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत भी है और अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत भी है। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ना कल, तो पहले तो मैं सिद्धांत बताऊंगा, फिर आपको लास्ट में यह पूछूंगा कि बताइए कौन सा सिद्धांत किस प्रकार के सीखने पर बल दे रहा है। आधे सिद्धांत तो आपको ऐसे मिलेंगे जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क को अधिगम करवा रहे हैं, मतलब संवेदी अधिगम पर आधारित होंगे, और आधे सिद्धांत आपको ऐसे मिलेंगे जो पेशीय पर आधारित होंगे। किस पर आधारित होंगे? पेशीय पर आधारित होंगे। आपको बताओ तो हमने कहा था ना कि व्यवहारवादी अधिगम, क्या नाम लिया है? व्यवहारवादी अधिगम। और वॉटसन, थॉर्नडाइक, पावलो,
स्किनर, ये जितने भी लोग हैं ना, ये क्या है? व्यवहारवादी है। क्या है? व्यवहारवादी। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि बालक को कैसे सिखाना चाहिए? करके सिखाना चाहिए। बालक को कैसे सिखाना चाहिए? करके। कौन से अधिगम द्वारा सिखाना चाहिए? पेशीय, न कि संवेदी। ध्यान रह जाएगा। छापो, मैं लिखवाऊंगा ना, अलग अलग लिख लो आप। ऐसे आपने टेबल थोड़ी बना ली, नहीं बनाई ना, आपने लिखा है ना सामान्यतः अधिगम दो प्रकार का होता है। नंबर 1 लगा के लिखो संवेदी अधिगम, सेंसरी लर्निंग। सेंसरी लर्निंग सेंसरी लर्निंग। लिखो ऐसा अधिगम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ऐसा अधिगम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क को होता है, जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क को होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, यह मस्तिष्क से शरीर की ओर चलता है। यह मस्तिष्क से शरीर की ओर चलता है। मस्तिष्क से शरीर की ओर चलता है। लिखो यह समझकर सीखने पर आधारित है। यह समझकर सीखने पर आधारित है। यह समझकर सीखने पर आधारित है। लिखो अगली लाइन में लिखो, इसे ज्ञानात्मक संक्रियात्मक, ओब्लिक लगाते जाना ना, इसे ज्ञानात्मक, संक्रियात्मक, संज्ञानात्मक, शाब्दिक, अमूर्त, एवं मानव अधिगम आदि नामों से भी जाना जाता है। आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसे उदाहरण लिख लो, जैसे पढ़ना, भाषण देना, चिंतन करना, तर्क करना, आलोचना करना, योजना बनाना, शतरंज खेलना आदि। नंबर 2 लिखो, कौन सा अधिगम है? पेशी अधिगम।
मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग, इसमें लिखो ऐसा अधिगम कर्मेंद्रियों से ऐसा अधिगम कर्मेंद्रियों से मस्तिष्क को होता है। कर्मेंद्रियों से मस्तिष्क को होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो यह शरीर से मस्तिष्क की ओर चलता है। यह शरीर से मस्तिष्क की ओर चलता है। शरीर से मस्तिष्क की ओर चलता है। नेक्स्ट क्या लिख लोगे? यह करके सीखने पर आधारित है। यह करके सीखने पर आधारित है। करके सीखने पर आधारित है। नेक्स्ट लाइन में लिखो इसे क्रियात्मक गामक गतिक अशाब्दिक मूर्त व्यवहारवादी पशु अधिगम आदि नामों से भी जाना जाता है। आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसे दौड़ना, कूदना, नाचना, तैरना, खेलना आदि। समझ जाएंगे क्या? अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? संवेदी और पेशी, ये सामान्यतः है ना। अच्छा, अब एक बात और सुनिए, हमने अधिगम के 3 क्षेत्र बताए हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। देखिए, क्रियात्मक तो कौन सा होता है? पेशी होता है। और ज्ञानात्मक कौन सा होता है? संवेदी होता है। फिर भावात्मक कौन सा होता है? संवेदी ही होता है। भावात्मक ज्ञानात्मक का ही एक रूप है। भाई, ज्ञानेंद्रियां जरूरी नहीं है केवल सूचनाओं को ग्रहण करें, वो भावों को, संकेतों को भी ग्रहण कर सकती है। कोई व्यक्ति उदास बैठा है और उसको उदास देखकर आपने उसके भावों को ग्रहण कर लिया, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आपने समझ विकसित कर ली, और फिर आपको अधिगम हो गया कि जब ये उदास बैठे ना तो इसको थोड़ा हंसाना जरूरी है। इसका मतलब अधिगम भावात्मक हुआ है। आपको किस प्रकार का हुआ है? भावात्मक और ज्ञानात्मक दोनों एक ही प्रकार के हैं। और फिर क्रियात्मक अलग हो जाता है। ज्ञान भावात्मक और ज्ञानात्मक को हम लोग बोलते हैं संवेदी, और क्रियात्मक को कौन सा बोलते हैं? पेशी। ध्यान रह जाएगा। कल हम जो अलग अलग प्रकार बताए ना, वो पढ़ने के बाद अधिगम के महत्वपूर्ण है, और वो पढ़ेंगे सिद्धांत। मैं जब तक कमेंट देख लेता हूं, क्या लिखा है? सर, आप जो परी के एक्स्ट्रा टॉपिक है वो पढ़ाएंगे क्या? वो बाद में सोचेंगे, अभी नहीं सोचना है। अभी नहीं सोचना है। कार्तिक तिवारी बाद में सोचेंगे क्या होगा। ये बैच किसके लिए लिया आपने? मेंस के लिए लिया गया।
तो यार फिर बताओ, मेंस के लिए लिया तो फिर परी वाला तो क्यों, कैसे पढ़ाऊंगा? फिर परिवार नहीं, अमूर्त समझ में नहीं आया, या अमूर्त समझाऊंगा भाई। अभी कुछ बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो समझ में आए नहीं है। ठीक है, जाइए, कल मिलते हैं।